गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है हमारा ग्लोब, जो कि 10वीं 9वीं क्लास से लेकर आप TRE 4 में चले जाइए या कोई भी जनरल कंपटीशन, आप जनरल कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए, मानचित्र की जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, बिना समय गंवाए हम लोग बात कर लेते हैं आज ग्लोब और मानचित्र की। तो ग्लोब बेसिकली है क्या? ग्लोब एक पृथ्वी का मॉडल है। ग्लोब एक पृथ्वी का क्या है? मॉडल है। आप देखते होंगे बहुत लोगों ने ग्लोब देखा होगा, करीब करीब सभी ने देखा होगा। तो ग्लोब देखे होंगे तो ग्लोब को थोड़ा ना तिरछा झुकाया गया है, तो वो फैशन नहीं है, ना ही कोई स्टाइल है। चूँकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसीलिए ग्लोब को थोड़ा झुकाया गया है। ठीक है, तो ग्लोब में हमको पढ़ना क्या है? अक्षांश, देशांतर, समय जोन, और साथ ही साथ ग्लोब का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ग्लोब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और ग्लोब और मानचित्र में एक तुलनात्मक अध्ययन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे पृथ्वी को दिखाना हो तो हम क्या करते हैं? एक मॉडल के रूप में विकसित करते हैं। तो इसीलिए ग्लोब जो है पृथ्वी का क्या है? एक मॉडल है। ग्लोब के जरिए हम अपने पृथ्वी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ग्लोब को हम स्थलीय मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लोब में क्या होता है कि ग्लोब की कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरे पृथ्वी का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं, व्यापक अध्ययन करते हैं, तो ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन मान लीजिए बहुत छोटे जगह को दिखाना हो, बहुत छोटे शहर को दिखाना हो, कस्बा को दिखाना हो, कोई क्षेत्र को दिखाना हो, कोई गांव को दिखाना हो, तो वहाँ पर क्या होता है? ग्लोब हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मानचित्र का। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ग्लोब। ग्लोब में देखते होंगे आप, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये होता है वर्टिकल लाइन। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। बात क्लियर है? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ये देखिए, पृथ्वी पर क्या आता है मानचित्र में? इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम की ओर जितनी भी लाइन खींची गई है, जितनी भी लाइन खींची गई है, सबको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इसको क्षैतिज भी बोलते हैं। ये हो गया क्षैतिज लाइन और ये हो गया ऊर्ध्वाधर लाइन। क्षैतिज लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी के बीचों बीच जो क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है, उसे कहते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। भूमना पृथ्वी, भूमना पृथ्वी, और मध्य मतलब बीच। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन खींची गई है, इसीलिए उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इसका 3 नाम हो गया, क्या क्या बताइए? 0 डिग्री अक्षांश रेखा 1, भूमध्य रेखा 2, विषुवत रेखा 3। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि भूमध्य रेखा क्या है, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90। हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। हर एक डिग्री पर क्या है? एक लाइन है। और ये लाइन काल्पनिक है। ये लाइन क्या है? काल्पनिक है। आप अगर ढूंढेंगे पृथ्वी पर कि वो लाइन कहाँ है तो आपको नज़र नहीं आएगा। ये तो पृथ्वी को समझाने के लिए खींचा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 लाइन और यहाँ से यहाँ तक 90 लाइन, तो 90 90 180, और ये एक बीच का लाइन 181। यानी अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? 181। यह क्वेश्चन कई बार आया है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? 181। कैसे हुआ समझ में आया? इधर 90 लाइन, इधर 90 लाइन और एक बीच का। ठीक है, तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 90 लाइन है, तो 90 लाइन ड्रॉ करना तो संभव है, लेकिन कल्पना कर लीजिएगा आपको कि इधर 90 लाइन है, इधर 90 लाइन है। तो 5 डिग्री नीचे
और 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे का जो बीच का एरिया होता है उसे कहते हैं डोल्ड्रम। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। ठीक है, अगर कोई पूछे कि डोल्ड्रम क्या है तो क्या बताना है? 0 से 5 डिग्री ऊपर और 0 से 5 डिग्री नीचे का बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं डोल्ड्रम या शांत वायुदाब की पेटी। यहाँ पर इसका विशेषता क्या है? यहाँ पर सालों भर गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की किरण जो है यहाँ पर सालों भर लंबवत आती है, इसलिए सालों भर गर्मी पड़ेगी। जब सालों भर गर्मी पड़ेगी तो वर्षा भी सालों भर होगी, क्योंकि हम जानते हैं संवहनीय वर्षा, जितना गर्म होगा वर्षा उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। इस एरिया में जो भी देश आएगा, इस एरिया में डोल्ड्रम के एरिया में जो भी कंट्री आएगा वहाँ पर सालों भर वर्षा होगी, वहाँ पर सालों भर गर्मी पड़ती है, ठंड का मौसम नहीं के बराबर होता है, याद रखना है। ठीक है, अब एक नाम सुनेंगे कर्क रेखा और एक मकर रेखा। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, देखिए ये गोला है तो ऊपर का पार्ट उत्तर, नीचे का पार्ट दक्षिण, तो ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पर 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है ग्लोब पर उसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रहा? अगर कोई पूछे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, उसी तरह नीचे में मान लीजिए यहाँ पर 23.5 डिग्री है, तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो लाइन खींची गई है उसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कर्क रेखा और मकर रेखा समझ में आ गया। कर्क रेखा किसे बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, अब आते हैं कटिबंध पर। तो पृथ्वी पर जानते हैं 4 कटिबंध हैं। कितने कटिबंध हैं? 4 कटिबंध, याद रखना है। कितना कटिबंध है? 4 कटिबंध। अब वो चारों कटिबंध क्या है? 0 से 30 ऊपर, 0 से 30 नीचे का जो कटिबंध है इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिक जोन। ठीक है, फिर से पृथ्वी पर कितना कटिबंध है? 4 कटिबंध है। पहला कटिबंध 0 से 30 ऊपर, 0 से 30 नीचे, ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसी तरह 30 से 45, 30 से 45 दोनों तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में। तो 30 से 45 के बीच, 30 से 45 के बीच का जो कटिबंध है वो कहलाता है उपोष्ण। क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध क्या बोले थे? 0 से 30 डिग्री ऊपर और 0 से 30 डिग्री नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। फिर से उष्ण कटिबंध कितना डिग्री? 0 से 30 ऊपर, 0 से 30 नीचे। ठीक है, के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी तरह 30 से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 से 45 दक्षिणी गोलार्ध के बीच के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो 2 कटिबंध हो गया। तीसरे कटिबंध का नाम है शीतोष्ण। तीसरा कटिबंध कौन सा है? शीतोष्ण। तो तीसरा कटिबंध जो है वो 45 से लेकर 66 तक, कहीं कहीं 66.5 में देता है, 45 से लेकर 66 तक। तो 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 45 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच के क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद लास्ट कटिबंध होता है 66 से 90, 66 से 90।
इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध, या पोलर जोन भी कहते हैं, एरिड जोन भी कहते हैं। तो 4 कटिबंध हमारा कौन कौन हो गया? उष्ण कटिबंध पहला 0 से 30 ऊपर, 0 से 30 नीचे। दूसरा उपोष्ण कटिबंध 30 से 45 ऊपर, 30 से 45 नीचे। तीसरा हो गया शीतोष्ण कटिबंध 45 से 66 ऊपर, 45 से 66 नीचे। और चौथा है शीत कटिबंध 66 से 90। ठीक है, तो अक्षांश रेखा समझ गए हम लोग। ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया अक्षांश, और वर्टिकल लाइन हो गया देशांतर। ठीक है, अब दो अक्षांश के बीच की दूरी याद रख लेना है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगर कोई चीज़ भूल जाए तो मेरे वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं, आपको हर एक चीज़ इसमें दिया जा रहा है। उसी तरह वर्टिकल लाइन जो जितना भी है ग्लोब पर, जितना भी वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर में अंतर समझ में आ गया। हॉरिजेंटल लाइन सारा, क्षैतिज रेखा सारा हो गया अक्षांश, और वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर, अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181। उसी तरह देशांतर रेखा की कुल संख्या, देशांतर रेखा की कुल संख्या 360। ठीक है, तो देशांतर रेखा की कुल संख्या 360। दो अक्षांश के बीच की दूरी हमने कितना बनाया है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। उसी तरह दो देशांतर के बीच की दूरी होता है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है? 111.32 किलोमीटर, याद रखना है। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32। ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये पूरा बर्फ है। ये पूरा क्या है? आइस है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है यही आता है बेसिकली शीत कटिबंध में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किस में आता है? शीत कटिबंध। उत्तरी ध्रुव का खोज किया है रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया है? रॉबर्ट पियरे। या नाम याद रखना है, नाम याद रखना है, रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरे। उसी तरह दक्षिणी ध्रुव का जो खोज किया है वो एमंडसन। किसने किया है? एमंडसन ने। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव का खोज हो गया रॉबर्ट पियरे, और दक्षिणी ध्रुव का खोज हो गया एमंडसन। अब है कि पूरे पृथ्वी को 24 समय जोन में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को कितने समय जोन में बांटा गया है? 24 समय जोन में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा गोला है ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और बटे 24 यानी 15 डिग्री। तो हर एक टाइम जोन जो है, हर एक टाइम जोन जो है वो कितने डिग्री का होता है? 15 डिग्री का। याद रख लेना, हर एक टाइम जोन कितना डिग्री का होता है? 15 मिनट। अब यह है कि हम लोग समय, पूरे वर्ल्ड का समय एक दूसरे से कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन में कोई मैच शुरू होता है 10 बजे, तो इंडिया में कितने बजे शुरू होगा? या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि ब्रिटेन में, ग्रीनविच में, लंदन में अभी 12 बजे हैं, तो भारत में समय क्या होगा? या कोई भी देश का डिग्री दे देगा और पूछेगा कि ग्रीनविच में इतना समय हो रहा है, तो वहाँ कितना समय होगा? इस पर हम लोग आगे का वीडियो बनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। कितना मिनट होगा?